have any inspiration behind it? पहला गाना है जो हमने किसी भी रेफरेंस को लेके No नहीं बनाया है। references नो at all. समटाइम्स टू मैनी इंस्ट्रूमेंट्स वो सुनने में अच्छे लगते हैं बट शायद वो गाने की डिमांड नहीं होते। ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं था ये ऐसा साउंड कर रहा है अभी, और फिर हमने जब लोगों को सुनाया आसपास तो सबको लगा कि कुछ अलग है, अच्छा लग रहा है। मतलब अलग साउंड करना ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बट वो 3-4 पॉइंटर्स में से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजी तो नहीं होता है क्योंकि आप एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हो जब आप तो उस आर्टिस्ट को मतलब मुंबई की स्ट्रीट में डांस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बट नॉट अलोन। Hi Shantanu, how are you? हेलो निष्ठा, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? Very good. तो ये आप ये बताइए कि how was it working with Hitesh? हितेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग 1.5 या 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और हितेश खुद से एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और उसके साथ साथ वो लिखते भी हैं। ही इज़ अ पोएट ऑल्सो। सो पता चला कि वो अपने पोइट्रीज़ को गाने में मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं, गाने बनाना चाहते हैं। तो आई सेड कि हाँ मैं कंपोज करता हूँ चीज़ें। सो फिर हमने साथ में कुछ चीज़ें एक्सचेंज की। ही लाइक माई म्यूज़िक। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि कुछ और भी कुछ क्रिएट करते हैं साथ में। तो देन उनके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ। एक दिन उनके घर पे छोटी छोटी बेबीज़ बर्ड हैं, तो उसमें से एक बर्ड समहाउ वो उड़ गए। एंड उनका जो घर है वो 23rd फ्लोर पे है, तो बहुत मुश्किल हुआ फिर उसको ढूंढना और वो नहीं मिले। तो काफ़ी कोशिश करी उन्होंने और दैट इंसिडेंट उसकी वजह से मन का पंछी गाने का मैं कहूँगा जन्म हुआ। और उन्होंने वो गाना लिखा, फिर मेरे साथ शेयर किया। और इस तरीके से मतलब आई थिंक उनके साथ इस गाने पे काम करना मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी रहा क्योंकि ऑल्दो ही इज़ एन एक्टर और पोइट, बट ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूज़िक। तो बीइंग अ क्रिएटर ना, जब आप म्यूज़िक बना रहे होते हो तो आप कई बार लेमैन पर्सपेक्टिव नहीं सोच पाते हो। Right. आप क्रिएटिव साइड पे होते हो। तो उन्होंने मुझे वो लेमैन पर्सपेक्टिव दिया कि कहाँ कुछ चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और आई होप कि आगे भी चीज़ें और जो गाने हम प्लान कर रहे हैं वो वैसे ही टर्न आउट हो। Amazing. Tell us more about मन का पंछी. इवेंचुअली उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा इसको, और जब मुझे लिरिक्स मिले तो आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल कि यार इसके साथ कुछ बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी ये लिरिक्स जस्टिफाई होंगे क्योंकि किसी ने अपना सब कुछ डाल दिया है अपने लिए। So, was there any idea in mind कि how you want other people to perceive it? सो जो राइटिंग वाला पार्ट है आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैं जब कंपोज कर रहा था तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गाने में ना एक बहुत सादगी है। मतलब पूरा आप ऊपर से नीचे जब पढ़ेंगे लिरिक्स को तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे, फिलोसफिकल है बट बहुत सादगी से लिखे गए हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि जब मैं कुछ जो भी ट्यून बनाऊँ वो बहुत सिंपल होनी चाहिए येट बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो आई थिंक ये पहला ही ऐसा गाना था कि मैंने हाफ एन आवर में इसका ट्यून क्रैक किया और रितेश को मैंने सिर्फ भेजा एंड उनको तुरंत पसंद आया कि यार इसको कंप्लीट करो, ये अच्छा लग रहा है। तो चैलेंज ये था कि बहुत सिंपल रखना है इसको, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसमें अपनी म्यूज़िकलिटी नहीं दिखानी है कि भाई यहाँ से कंपोजिशन वहाँ गई क्योंकि जब ये गाने मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको कोई फ़कीर गाएगा तो कैसे गाएगा। वो सिर्फ गाएगा, वो ये नहीं दिखाएगा कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ या मेरी धुन कितनी अच्छी है। तो उसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए। तो ये चल रहा था मेरे दिमाग में इसको कंपोज करते हुए। और जब ये गाया भी मैंने तो इवेंचुअली हम क्या करते हैं कि हम एक स्क्रैच गाते हैं, फिर वो मेट्रोनोम पे हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस पर म्यूज़िक तैयार होता है और इवेंचुअली हम वो फिर से गाते हैं। इस गाने में क्या हुआ कि अगर आप इसका फाइनल गाना सुनेंगे विच इज़ देयर ऑन द प्लेटफॉर्म्स, उसमें स्क्रैच वोकल ही है। क्योंकि हमने इवेंचुअली मैंने बाद में गाया भी था उसको फाइनली म्यूज़िक बनने के बाद, बट उसमें वो सादगी नहीं आ पाई समहाउ क्योंकि मैंने वो सोच के गाया था कि मुझे गाना है, बट जब स्क्रैच बनाने वाला टाइम था तो मैंने बस गा दिया था फील करके। तो वहाँ से मुझे एक लेसन मिला कि हाँ कभी कभी हम एज अ सिंगर बहुत सोचते हैं कि यार गाने में ऐसा करना है वैसा करना है, बट आई थिंक अगर आप सही जोन में हैं और कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप
बहुत आराम से भी चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। तो इस गाने में सारा ऑलमोस्ट 98% स्क्रैच वोकल चल रहा है, क्योंकि ओवर सिंग नहीं करना था इस गाने को, और ये नहीं दिखाना था कि मैं क्या क्या गा सकता हूँ। एक फ़कीर क्या फ़ील करेगा इस गाने को गाते हुए, तो वो कैरेक्टर में जाने का कोशिश किया मैंने, और आई थिंक 15-20 मिनट में हो गया था तब जब ये गाया था। तो इवेंचुअली हमने जिनको भी पूछा, सबने बोला कि यार स्क्रैच ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, तो हमने स्क्रैच वोकल ही रखा। एंड डिड यू हैव एनी इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? किसी गाने का कोई जिस्ट ले लिया या कोई? आई थिंक ये पहला गाना है जो हमने किसी भी रेफरेंस को लेके नहीं बनाया है। नो रेफरेंस एट ऑल। क्योंकि मैं इससे पहले मैंने जितने भी गाने बनाए थे वो मतलब एक स्पेसिफिक जॉनरा को बिलोंग करते हैं। पॉप हो गया, रोमांटिक हो गया, सैड हो गया। ये वाला जॉनरा मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे, और मैं जर्नली इस तरह का म्यूज़िक कम सुनता था, तो मेरे लिए नई चीज़ थी। तो ना तो मेरे दिमाग में कोई ऐसी साउंड थी कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो फिर मैंने हितेश का भी पर्सपेक्टिव ये था कि ये बहुत सिंपल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत सिंपल म्यूज़िक चाहिए। तो मुझे लगा कि इसको ना बिना किसी रेफरेंस के बनाते हैं, एंड लेट्स सी कैसा बनता है। एंड इट टर्न्ड आउट अमेजिंग। हाँ, मतलब अब तक जितने लोगों ने सुना है उन्होंने यही बोला कि इट्स साउंडिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, बट इवेंचुअली हम लोग एक्सप्लोर करते गए क्या क्या और देसी चीज़ें ला सकते हैं, इसमें ला सकते हैं। तो चैलेंज बाद में हमें ये हुआ कि इवेंचुअली हमें चीज़ों को म्यूट करना पड़ा, बिकॉज एज अ क्रिएटर आप बहुत सारी चीज़ें डालते हो गाने में। ऐसी कौन सी चीज़ें? देवर 90 to 100 ट्रैक्स इन द सॉन्ग, बट इवेंचुअली जब गाना मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए भेजा हमने, वहाँ पे 30-40 ट्रैक्स ही बचे थे फिर। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉल ये था कि हम चीज़ों को म्यूट करें, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कॉम्पोजिशन से या लिरिक्स से ध्यान हटाए। फॉर श्योर। तो समटाइम्स टू मैनी इंस्ट्रूमेंट्स वो सुनने में अच्छे लगते हैं, बट शायद वो गाने की डिमांड नहीं होते। तो डालना बहुत ईजी होता है चीज़ें, क्योंकि आप लेयर करते जाते हो, है ना, आप अपनी चीज़ों को। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉल ये था कि हम क्या म्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो हमने म्यूट करे थे, और उसमें हितेश का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जैसे मैंने बोला लेमन पर्सपेक्टिव, सो उसकी वजह से ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, नहीं यार और शांत और सिंपल चाहिए, और थोड़ा सिंपलिसिटी की तरफ जाना चाहिए। तो समटाइम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो रहा था समझना कि नहीं कि क्या चीज़ें हैं, बट इवेंचुअली वो हुआ। और अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनाई देंगी, बट आपको येट वो कंप्लीट लगेगा अपने आप में। देर आर नॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट नाउ। अगर मैं काउंट करूँ तो मेजरली रबाब है वहाँ पे, हमने मूर्चंग का इस्तेमाल किया, विच इज़ अ राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत अतरंगी तरीके से बजता है, बहुत अतरंगी साउंड है उसका। और भपंग, देर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो इसको शायद कोलकाता में एक अलग नाम से पुकारते हैं, और बहुत ओल्ड हिस्ट्री है उसका, और वेरी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसको खींच के रखना पड़ता है, और उसका तभी उस स्केल पे वो बजता है। तो आपने ये सारा एक्सप्लोर कहाँ किया? इसका क्रेडिट मैं दूंगा, मैंने एक शो किया था सिम्फनी ऑफ इंडिया जनवरी में। आई वॉज द कंटेस्टेंट इन दैट शो। तो वो उस शो में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी आए थे, और वहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके नाम सुने थे और जिनके नाम नहीं भी सुने थे वो देखने को मिले। सो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंस्ट्रूमेंट को लेके कुछ करेंगे, मतलब ये कुछ नया साउंड है, नई चीज़ें हैं, और अगर ये इंडी म्यूज़िक में जाएगा तो बहुत अच्छा कुछ अलग आ सकता है। ये मुझे तब मुझे फील हुआ। और फिर जब 2 महीने बाद हमने इस गाने पे काम करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके याद आता रहा, अच्छा हाँ वो इंस्ट्रूमेंट था, चलो वो ट्राई करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि यार सब पता था पहले से कि ये डालेंगे ये डालेंगे ये डालेंगे हो जाएगा। ट्राई किया हमने। देयर वाज अ नुस्खा कि करके देखते हैं, इसमें ये डाल के देखते हैं, ये डाल के देखते हैं, और इवेंचुअली वो जो साउंड बनती गई वो हम भी सरप्राइज थे कि अच्छा यार ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं था, ये ऐसा साउंड कर रहा है अभी। मतलब अगर आप इंडी स्पेस में काम कर रहे हो तो होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी देयर। मतलब बहुत मस्ट है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपके गाने अच्छे बन जाएंगे बट शायद अलग साउंड नहीं कर पाएंगे। तो अलग साउंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है मतलब अलग साउंड करना ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बट वो 3-4 पॉइंटर्स में से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Okay. मतलब
हो सकता है आप रोमांटिक गाने बनाते हो और उसका एक पैटर्न होता है, आप वैसे ही बनाओगे, वैसे ही लिरिक्स लिखेंगे। बट अगर आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ डिफरेंट रिदम बना सकते हो या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ला सकते हो जो कि शायद अब तक उसमें यूज़ नहीं हुआ पॉप गानों में या रोमांटिक गानों में, तो यू माइट एंड अप विद अ डिफरेंट साउंड। तो उसकी वजह से आपके गाने थोड़े अलग साउंड कर सकते हैं, और अलग इस साउंड करेंगे तो लोग आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे अदर आर्टिस्ट से, For अदर गानों से मतलब। सो व्हाट डू यू थिंक आप में वो अलग बात है जो और आर्टिस्ट में नहीं है? यार ये तो कहना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मेरे में ऐसी क्या अलग बात है। सब आर्टिस्ट जो भी काम कर रहे हैं और सबको अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने एफर्ट के हिसाब से चीज़ें ऊपर वाला देता ही है। तो वो तो मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या अलग बात है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, म्यूज़िक से मुझे प्यार है, और मेरी जर्नी एज अ म्यूजिशियन शुरू नहीं हुई थी। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और आई ऑलवेज़ वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, और बहुत पैशनेट था मैं उस चीज़ के लिए। बट आई थिंक म्यूज़िक ने मुझे खींचा अपनी तरफ, और इवेंचुअली मुझे नहीं पता था मैं लिख सकता हूँ, मैं कंपोज कर सकता हूँ। गाना हमेशा से था, क्योंकि मम्मी जैसे मैंने बताया गाती थी, तो उनकी वजह से उनके साथ स्टेज शेयर किया है बचपन में, गाया, तो वहाँ से सिंगिंग का तो था मतलब, बट उतना सीरियस नहीं था। तो आई थिंक वो धीरे धीरे करके वो फिर पैशन बन गया अभी। और अभी पिछले 2-3 सालों में फोकस इज़ दिस ओनली कि हाँ, म्यूज़िक स्पेस में कुछ अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करना है जो मतलब आज से 10-15-20 साल बाद भी कोई सुने तो उसमें एक वैल्यू नज़र आए। सो व्हाट डू यू थिंक कि आसपास आपके कोई आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते हो, या कि दिस इज़ समथिंग जो आप भी करना चाहते हो? मतलब मैंने इंस्पिरेशन लिया है हमेशा अपनी मम्मी से, क्योंकि वो जॉब भी करते थे साथ साथ म्यूज़िक के, और उसके साथ साथ घर को देखना, जॉब करना, म्यूज़िक करना, और उसके लिए टाइम निकालना, रियाज पे बैठना। तो वहाँ से एक माइंडसेट पकड़ा, तो पहली इंस्पिरेशन तो वो ही है। सो यू आर अ प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक किड? नो No? नो, मैंने सिर्फ सुना है चीज़ों को, अच्छा। और उसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि मैं कंपोज कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में शायद ऐसा डेटा क्रिएट हो गया साउंड्स का, म्यूज़िक का, रागों का। मुझे शायद नाम से इतने राग नहीं पता होंगे कि ये राग का ये नाम है, बट अगर ऐसा जोन चाहिए तो उसकी ट्यून क्या होगी शायद वो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा। अगर लिरिक्स वैसा है तो क्या है मतलब। तो एज अ कंपोजर व्हाट डू यू थिंक आर 5 songs that you would recommend to people? मेरे गाने या मतलब किसी किसी के भी? किसी के भी मतलब मैं आपको मेरे फेवरेट बताता हूँ, और जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो अगर आप मुस्कुराहट सुनेंगे अरिजीत जी का, जो कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ, बहुत डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, और बहुत मतलब बहुत अच्छा है। और उसके उसके बाद आई थिंक पॉप म्यूज़िक में अगर बोलूँ तो विशाल मिश्रा सर, पहले भी मैं, वेरी वेरी नाइस कॉम्पोजिशन। मतलब उनके तो गाने, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, और उनके गाने, उनकी आवाज़, और बहुत जहाँ से वो आते हैं उनका स्टोरी मतलब बहुत इंस्पायर करता है वो। तो आई थिंक पहले भी मैं, वेरी नाइस कॉम्पोजिशन। और इंडी स्पेस में मैं अगर बोलूँ तो मुझे ना आर्टिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनका एक यू कैन सिंग द ट्यून इफ यू वांट। आई थिंक वो इंडी स्पेस का गाना नहीं है, वो एक वेब सीरीज़ का गाना है, संग बाय हंसिका परीक आई गेस। देयर इज़ अ इट्स ओके। वेब सीरीज़ आया था, क्या नाम था उसका? मैंने जाना दिल में तू है। ओह, मैंने जाना दिल में तू है, दिल है नादान, कैसे अब कहें तेरे आस पास दिन सारा। सो आई लाइक इट, मतलब बहुत अच्छा। आई you थिंक sang it very well. I think you should get a cover out of this. आई विल ट्राई, बट आई थिंक बहुत बहुत अच्छा गाना है, और आई थिंक गौरव सर ने कंपोज किया है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है एज अ कॉम्पोजिशन वाइज। देन रिसेंटली अगर आप देखें तो अमर सिंह चमकीला में जो मैनू विदा करो, जो मेरा सुन लीजिए मन का पंछी शायद मतलब मेरे दिल के इसलिए करीब है। मैंने कंपोज किया इसलिए नहीं, बट
मतलब मेरे खुद के कुछ गाने आप बना देते हो, रिलीज़ हो जाते हो, आप दोबारा नहीं सुनते हो। ठीक है, अब लोग सुने तो सुने, अभी मैं क्या सुनूँ, मैं कुछ अलग बनाता हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं ये गाना बार बार जाके सुनता हूँ और मुझे लगता है कि मैं नहीं था, मेरे से मैंने नहीं बनाया ये गाना। एक आर्ट, पीस ऑफ आर्ट बन जाता है जो आपको लगता है दुनिया के लिए है, और आप खुद भी इसको एंजॉय करते हो। जनरली आप खुद के गाने ना बाद में इतने एंजॉय नहीं करते, राइट, बट अ पता लॉट नहीं ऑफ हर बार। म्यूजिशियंस विल अग्री उस बात पे। हाँ, मतलब बट इस गाने को मैं जब सुनता हूँ तो मतलब मैं ये याद नहीं रख पाता हूँ कि ये मेरा गाया हुआ या मेरी कॉम्पोजिशन, मैं बस उसको बहुत वैसे सुनता हूँ, एक एज अ लेमन, एज अ लिसनर सुन पाता हूँ बार बार, तो ये यू मेरे शुड सिंग फेवरेट इट फॉर है। अस राइट नाउ, जो आई आपकी ट्राई, आई बेस्ट ट्राई। लाइंस जो आपको लगता है कि ये फेवरेट पार्ट है गाने का आपका। मेरा फेवरेट पार्ट है, आई थिंक मुझे इसका पहला स्टैंजा बहुत पसंद है, जहाँ से बहुत बहुत सिंपल लिखा है उन्होंने कि भीड़ में चलता कंधा लेकर, सांस है बाहर सांस है अंदर, भीड़ में चलता कंधा लेकर, सांस है बाहर सांस है अंदर, चांद पे पहुंचा ये सूरज लेकर, फिर क्यों अंधेरा रह गया, मिलता है ये रोज नदी से, फिर भी मैला रह गया, उड़ गया रे उड़ गया, मन का पंछी उड़ गया, ढूंढ ढूंढ के दाना लावे, सांझ ये भूखा रह गया, उड़ गया रे उड़ गया, मन का पंछी उड़ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मेरी जो फेवरेट लाइन इसमें ये है कि मिलता है वो रोज़ नदी से, फिर भी मैला रह गया। वही मेरी भी, अभी मैंने वापस सुना, मैं इतने पूरे हफ्ते आपका सिर्फ गाना लूप में चला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड ये वाली लाइन जब भी आती है काम, मतलब वी मीट सो मेनी पीपल ना, और हम देखते भी हैं कि हम ये अच्छा है वो बुरा है, बट हम खुद से शायद चेंज नहीं हो पाते। मतलब कितनी 2 लाइन में उन्होंने बहुत कुछ डाल दिया, सो मेरी ये फेवरेट लाइन है। फॉर श्योर। एज अ कंपोजर योरसेल्फ एंड एन आर्टिस्ट, हाउ हैज़ योर जर्नी बिन लाइक थ्रू आउट द ईयर्स? मतलब क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मैं म्यूज़िक के साथ साथ शूटिंग और एडिटिंग फील्ड में भी रहा हूँ। आई हैव वर्कड विद सम कंपनीज एज वेल एज अ वीडियोग्राफर, बट वहाँ से म्यूज़िक करना ना इजी तो नहीं होता है, क्योंकि आप एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हो जब आप शूटिंग कर रहे हो किसी के लिए और आप एडिटिंग कर रहे हो, और आर्ट, फिर जब आप अपने आर्टिस्ट्री जोन में आना चाहते हो ना, और वो इजी नहीं होता है, बट वही आपका चैलेंज है, वही आपकी स्टोरी भी बन रही है कि यार आप वो करते हुए भी म्यूज़िक कर रहे हो, है ना। For तो sure. इजी नहीं था, बट हमेशा से, मतलब जैसा मैंने बोला, पेरेंट्स का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट, मेरे वाइफ का सपोर्ट, एंड शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो वो बहुत ईजी हो गया वो, मतलब कि हाँ नहीं करना है और म्यूज़िक ही करना है, और धीरे 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 चीज़ों को कोशिश करी अपने लेवल पे लर्न करने की। So since always you have been surrounded by artists, कि आपके आसपास सब ही आर्टिस्ट हैं? मेरे फैमिली में तो अगर आप गिनेंगे तो सब गाते हैं। मेरी मम्मी गाती है, मेरी बड़ी दीदी वो गाते हैं, मेरी सिस्टर, मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब मेरे से दोनों जो तो मेरी फिर तो सिस्टर्स कंपटीशन हैं होता वो भी होगा? गाते हैं। होता है होता है, मतलब अब जब हम साथ में थे, साथ में रहते थे, तो अभी तो ऑल सेटल्ड इन देयर लाइफ, सो जब साथ में थे तो चीज़ें करते थे साथ में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे अपने होम टाउन में जो होते थे। एक वो भी वैसे मोटिवेशन रहा होगा कि ये ऐसे कर सकते तो हम कैसे नहीं कर सकते? हाँ, मतलब था, बट मेरे माइंड में हमेशा से तो क्रिकेट का कीड़ा था ना, तो मुझे तो म्यूज़िक इसलिए कर रहा था क्योंकि मम्मी ने करवाया, बोला, तो मुझे तो क्रिकेटर बनना था। तो इवेंचुअली वो सब जो भी, मैंने 10 साल क्रिकेट खेला भी, प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे खेला, और उसके बाद आई तो गॉट आपने इंजर्ड। क्रिकेट के ऊपर, अच्छा इंजरी। हाँ, आई गॉट इंजर्ड, और समहाउ जैसे ही कोविड आया सब कुछ बंद हो गया था इंडिया में, हमारे कंट्री में, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस वगैरह सब छूट गया। उसके बाद देन दोबारा जब रीस्टार्ट हुआ, तब तक मैं म्यूज़िक में थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, तो फिर क्रिकेट में वापस नहीं जा पाया। तो कभी आपको चांस मिले तो आप जाओगे वापस? आई थिंक अब तो वैसे नहीं, बट हाँ, अभी भी मेरा किट रेडी है, मेरा किट मैंने किसी को दिया नहीं है, मेरा बैट, मेरे पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, एवरीथिंग इज़ देयर। सो
हाँ, बस अभी ना उतना समय नहीं मिल पाता कि हाँ वैसे करके चीज़ें करें, और मेरे को जो इंजरी हुआ था उसकी वजह से भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट अभी म्यूज़िक में अभी जो भी समय बचता है ना, वो लगता है कि सिर्फ म्यूज़िक में ही डाल दें और म्यूज़िक में ही, क्योंकि बहुत बहुत गहराई है। मतलब आप पूरा लाइफ भी दे देंगे तो म्यूज़िक को तो कम है, फॉर श्योर। आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो जितना समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हाँ रियाज कर लें या कुछ अच्छी और चीज़ें बनाएं, कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुने। अभी तक आपका एक सिर्फ गाना ऐसा कौन सा है जो यू कैन नॉट एवर लीव बिहाइंड? लीव बिहाइंड इन व्हाट सेंस, लाइक मीन? मतलब कुछ भी हो जाए, ये गाना आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखो ऐसे तो जो सबसे घटिया गाना बनता है ना वो भी बहुत क्लोज होता है, क्योंकि यूजुअली वो पहला गाना होता है जब आपने कभी पहले बहुत लिखा होता है, फिर कुछ ऐसी कुछ भी ट्यून आती है दिमाग में आप करते हो, तो सारी चीज़ें स्पेशल होती हैं। बट आई गेस अभी जो गाना आया मन का पंछी, ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने अभी तक सुना है, जहाँ तक भी पहुँचा है ना, इसने लोगों को छुआ है उस सेंस में। और मतलब लोगों का जो फीडबैक जो हमें इंटरनली मिला है और जो यूट्यूब पे कमेंट्स में मिला है, वैसे मतलब मुझे लगता है कि शायद ऐसी चीज़ हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। बनाया तो हमने ही है, बट इट्स हार्ड टू रिक्रिएट, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं आपसे। बाकी जो अदर गाने हैं शायद हम रिक्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट ये आई थिंक हितेश विल ऑल्सो अग्री कि शायद ऐसा कुछ वो भी ना लिख पाए वापस से, क्योंकि इट बेस्ड ऑन अ वेरी रियल रॉ फीलिंग है ना, जो वो फील करे थे। तो आई थिंक ये एक गाना होगा जिसको मैं हमेशा मुड़ के देखूँगा तो आई फील प्राउड कि हाँ ये इसमें मेरा छोटा सा एक हिस्सा है, मैं कुछ कर पाया इस गाने में। इस गाने में कोई स्ट्रगल्स फेस करे आपने कि लाइक ये ट्यून यहाँ पे सेट नहीं हो पा रही या ये वोकल्स हो ही नहीं पा रहे हैं? सो ट्यून को लेके जैसे मैंने बताया आधे हाँ, घंटे आधे में वो घंटे। हो गया था, वो क्रैक हो गई थी, वो हितेश को पसंद आ गई थी। आई वॉज ऑल्सो लिटिल कॉन्शियस ने कि पता नहीं हितेश को पसंद आएगा कि नहीं, हम लोग पहली बार काम कर रहे थे, तो उनको पसंद आ गया, तो ट्यून तो शॉर्ट हो गई थी। उसके बाद गाने की जहाँ तक बात थी, मैंने बताया स्क्रैच वाला वो कल रख दिया, वो भी शॉर्ट हो गया था। जो हमें थोड़ा चैलेंज आया था वो शूटिंग के लिए आया था, हमने जब वीडियो शूट किया इसका कि कैसा वीडियो बनाए। Where did you shoot the video? वी शॉट इट इन मुंबई ओनली Okay. एंड एट द वेरी रियल लोकेशंस। Oh. कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने कुछ सेट लगाया हो या कुछ किया हो, बहुत रियल रॉ ऑर्गेनिक वे में हमने शूट किया है, रियल लोगों के बीच में शूट किया है। और चैलेंज ये था कि एक तो लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे भी हम शूट कर रहे हैं मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि किसी आर्टिस्ट को या किसी को भी तकलीफ हो। तो रियल लोगों के बीच में आप जब शूट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भीड़ में शूट किया है, ट्रेन में शूट किया है, बस में शूट किया है, तो सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए, तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए। और फिर हमने कथकली डांसर, जैसे मैंने बताया, जो इस गाने में हमारे सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस आर्टिस्ट को मतलब मुंबई के स्ट्रीट पे हमने डांस कराया है। Wow. तो उसमें भी देयर वर सम चैलेंजेस थे, मतलब कुछ चैलेंजेस थे, बट स्टिल आई थिंक इट केम आउट प्रीटी नाइसली। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा इट वाज ऑल प्लान्ड, बट नथिंग वाज प्लान्ड। बस में उनके बाजू में बैठा बंदा भी रियल है, वो Oh, रियल wow. आदमी है। एंड कुछ एक्सप्रेशंस तो हमें ऐसे मिले कि जैसे हमने उसको बोला हो कि भाई तू ऐसे कर और तू ऐसे एक्सप्रेशन दे। तो आई थिंक क्रेडिट शुड गोज टू भूषण एंड अनिरुद्ध हु शॉट द वीडियो, एंड अगेन द डायरेक्शन ऑल्सो डन बाय हितेश ओनली, Wow. बिकॉज उनका एक्टिंग एक्सपीरियंस काम आया। और उन्होंने आई थिंक वीडियो में ज़्यादा चैलेंज फेस किया हमने। और गाने में ऑडियो में एक चैलेंज ये था कि जो सारे साउंड हम लोग जैसे मैंने बताया भपंग, मूर्छंग, रबाब, खरताल, ये सब साउंड को साथ में जब हम ला रहे हैं तो वो साउंड कैसा करेगा, खिचड़ी ना हो जाए, मतलब Right. इट शुड साउंड ब्यूटीफुल ना, तो वो प्लीजिंग टू द प्रोसेस ईयर्स। आपका कितना लंबा चला? तो वो देखो गाना बनाने में हमें 2 महीने लग गए। Oh. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टाइम मैंने किसी गाने में लिया या लगा, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट भी थे उनको भी लाना एक जगह पे, मतलब एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट के साथ ही आपको होता है कि नहीं मुझे यही प्ले करेंगे मेरे गाने में। तो जैसा मैंने बताया मैं शो में था और वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ मेरा फ्रेंडशिप हुआ, तो
उन सबको रिकॉर्ड करना एक प्लेस पे लाके, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं था ना कि मैं उनको बोल दूँ आप स्टूडियो चले जाओ और वहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दो, मतलब मैं वो कंट्रोल नहीं जाने देना चाहता था कि नहीं यार वैसा ही वही चीज़ चाहिए, बिकॉज आई यूज़ टू कंपोज माई इंटरल्यूड पार्ट्स ऑल्सो कि इंस्ट्रूमेंट में यही बजना चाहिए, तो नॉट जस्ट द ट्यून। तो वहाँ पे एक वो चैलेंज था हमारे लिए भपंग को रिकॉर्ड करना, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे पास कोई ऐसा टेक्नीशियन तो है नहीं कि जो आके हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगे। आप खुद से रिकॉर्ड कर रहे हो अपने, आप इंडी आर्टिस्ट हो, आप अपने सेटअप पे घर पे खुद रिकॉर्ड कर रहे हो, आप तो आपको नहीं पता, कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं पता है, और मुझे कोई शर्म नहीं कहने में कि नहीं पता है, नहीं पता होती है, तो वो सही तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो इवेंचुअली आई हैव सम पीपल इन माई लाइफ जो गाइड करते हैं फ़ोन पे, चलो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो उनकी वजह से मतलब बहुत अच्छे से हो गया इवेंचुअली। और इसका रिदम सेक्शन जो था हम उसको बिल्कुल भी वेस्टर्नाइज नहीं करना चाहते थे, तो उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अभिषेक केश भट्ट को, जिन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया इस गाने का मेरे साथ। और मतलब डुबकी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? आपने ढपली देखा होगा, हाँ। तो ढपली जैसा दिखता है डुबकी, तो ढपली पीछे से मतलब उसका एक ओपन होता है, बट डुबकी जो होता है वो एक शायद क्लोज होता है पीछे से, तो इट्स अ वेरी देसी इंडियन इंस्ट्रूमेंट, अगेन जो फोक म्यूज़िक में यूज़ होता है, तो उससे उन्होंने रिदम क्रिएट किया, और भपंग को हमने एज अ रिदम यूज़ किया इसमें। तो अगर आप रिदम भी देखेंगे तो बहुत ऑर्गेनिक, बहुत गांव का फील देगा, जैसे वो टांगा नहीं होता, जैसे कोई बैठ जाता है उस पर और वो हिलता रहता है ऐसे ऐसे, तो दैट काइंड ऑफ जो कामिंग बट हाँ एक वैसा अर्दी, मतलब एक अर्बन साउंड वैसा उसमें बना इवेंचुअली, और देन उसके ऊपर से हमने इन चीज़ों को लेयर किया, तो वो चैलेंजिंग था हमारे लिए। बट वेरी इंटरेस्टिंग आई से। हाँ मैंने मतलब आज तक किसी आर्टिस्ट को इतना सुना नहीं कि देर फोकस सो मच अबाउट द डेप्थ्स ऑफ अ सॉन्ग, कि लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट जगह से ला रहे हो, खुद एक्सपीरियंस करके यू आर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, एवरी ट्यून, एवरी इंच ऑफ इट। हाँ मतलब इस गाने में हम शुरू से ही बहुत श्योर थे कि नहीं एक एक चीज़ मतलब बहुत प्लान्ड होनी चाहिए। द फर्स्ट टाइम आपने जब मैडवर्स के बारे में सुना वो कहाँ से था, एंड व्हाई डिड यू चूज मैडवर्स? सो मुझे कुछ भी नहीं पता था मैडवर्स के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि आपके घर की तरफ एक घर, आपके होम टाउन से एक कंपनी है मैडवर्स। मैंने बोला मेरे होम टाउन से कौन सी कंपनी है? और आप दिल्ली से, आप उसको पता था मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के आसपास रहता हूँ। तो देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड मैडवर्स जिसके साथ मैंने उनका बेसिक प्लान लिया है। तो दैट गाय ऑल्सो मिक्स दी मन का पंछी, ही इज़ द मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर, ही प्लेड द गिटार ऑल्सो इन द सॉन्ग, हिज नेम इज़ साइकत दत्ता, ही इज़ फ्रॉम कोलकाता। आई वॉज टेलिंग यू ना, तो ही टोल्ड मी अबाउट दैट कि ऐसे ऐसे मैडवर्स है, आई लाइक देयर डैशबोर्ड वेरी मच। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या है, तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, एंड लकीली आई वॉज थिंकिंग अबाउट स्विचिंग माई डिस्ट्रीब्यूटर at that point of Why time. so? Some other reasons, so I'll tell you off camera. so फिर मैं ढूंढ ही रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है ऐसे है, तो देन आई एक्सप्लोर्ड अ बिट, आई लाइक्ड एंड रियली लाइक द डैशबोर्ड। जब मैंने ख़रीदा भी और मैंने स्टार प्लान लिया और मैंने देखा फीचर्स वर वेरी मतलब यूज़र फ्रेंडली, और एक बहुत अच्छा वाइब है उसका वेबसाइट का और बुरे उसका। तो आई थॉट कि नहीं मंगना मन का पंछी विल रिलीज़ फ्रॉम मैडवर्स ओनली। तो देन आई वॉज ऑल्सो अनअवेयर अबाउट द एम्पावर फंड। मुझे कुछ नहीं पता था, आई वॉज समवेयर एल्स। तो मुझे फिर उसी का फ़ोन आया साइकत का कि देयर इज़ अ एम्पावर फंड। वेरी गुड फ्रेंड यू हैव। या आई एम ग्रेटफुल, मतलब इन दैट पार्ट आई एम ग्रेटफुल। ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव ऑल्सो, वेरी गुड म्यूजिशियन, सेल्फ लर्नड, वेरी वेरी टैलेंटेड। सो उन्होंने बताया इसके बारे में, देन आई अप्लाइड। और फिर तीसरी चीज़ मैं भूल चुका था कि मैंने अप्लाई किया है। आई वॉज सिटिंग विद सम, एक सितार प्लेयर हैं बहुत अच्छे, उनके घर बैठे थे, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि यू हैव वन द कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब तीनों टाइम मैडवर्स में जो भी हुआ वो मुझे साइकत से ही पता चला, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, रियली थैंकफुल टू हिम। बुलाना पड़ेगा फिर तो। ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट म्यूज़िक, मतलब वो भी साथ अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। आई थिंक very lately someday maybe his music also, you guys will hear some good songs, really good songs. We are very excited for that. There is a song कैसे कहूँ बता on my profile that was composed by him. Okay. Written by me, composed by him and sung by me.
you can check out that song. We will for sure. And अभी तक आपका मैडवर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So it's a short journey, I would say, but very good. The artist support is very good, I would say. और मतलब मेरा तो पहले महीना ही था जब मैंने मैडवर्स का स्टार प्लान लिया, और उसके बाद आई हैव अप्लाइड फॉर द एम्पावर फंड, और आई वाज मतलब कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये ऐसा कुछ मतलब मेरे गाने के साथ हो जाएगा और ऐसा कुछ होगा. तो आई थिंक जिस तरीके से मैडवर्स अभी काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट को फ्रंट पे रख के चीज़ें हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी यू नो मोटिवेटिंग एज वेल कि वी ऑल्सो फील एज एन आर्टिस्ट कि देर आर पीपल हु आर यू आर नॉट अलोन. जैसे आपका टैगलाइन है ना, इंडिपेंडेंट बट नॉट अलोन. सो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और फीचर्स आर वेरी गुड, सपोर्ट इज़ वेरी गुड. और येस, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं, वो तो हर एक किसी के साथ होता है. तो बट आई एम मतलब वाइब इज़ गुड. मतलब जितना भी मैंने अभी तक मैंने बात किया है लोगों से, जितना भी मैंने सपोर्ट मांगा है वो मिला है. हाँ, अप एंड डाउन तो होता है टाइम वाइज, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, और सब कोई उससे इत्तेफाक रखते हैं, बट सपोर्ट इज़ अमेजिंग. ग्लैड टू नो कि आपको मैडवर्स पसंद आया. नहीं, आई एम रियली सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ऐसा बट स्टिल आई गेस आप सब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर की है सब कुछ करने की, बट और अपना काम आप शायद कभी कभी भूल जाते हो. बट मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप जितना अच्छा आर्ट क्रिएट करोगे उतना अच्छा आपको रिवर्स वहाँ से मिलेगा. तो आपका कंटेंट ही आपका वेपन है. मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कैन नेवर बी योर वेपन, बट आपका कंटेंट आपका वेपन. अगर आप वो अच्छा बना लिया आपने, तो देन डिस्ट्रीब्यूटर्स विल ऑल्सो डू देयर बेस्ट व्हाट दे कैन डू. Makes sense. What is one advice you would want to give to your audience or fellow artists? You can answer it by looking at the camera. ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ किसी को. सच में मतलब नहीं, you can for sure. You are a very good composer and artist. मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं या म्यूज़िक बना रहे हैं, अपने गाने बना रहे हैं, उसमें मतलब ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ऑनेस्टी नहीं है आपके काम के साथ, आप किसी स्पेसिफिक गोल के लिए गाने बना रहे हो, इट कुड बी वायरलिटी, इट कुड बी नेम एंड फेम, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर आपको ग्राउंड लेवल पे म्यूज़िक से प्यार नहीं है, मतलब अगर आपका गाना 100 लोगों ने भी सुना है और आप डिप्रेस हो उस चीज़ को लेके, मैं भी होता हूँ एज एन आर्टिस्ट अगर मेरा गाना कम लोग सुनते हैं, बट इवेंचुअली अगर आपको आपके उस आर्ट फॉर्म से प्यार है ना, तो आपको एक लेवल पे जाके उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे गाने आज वायरल हों चाहे कल लोग सुने या आज से 2 साल बाद मेरे गाने पूरी दुनिया में जाएं. क्योंकि आप सर्वाइव ही तभी कर पाओगे जब आपको उस आर्ट फॉर्म से प्यार होगा. तो आप चाहे सिंगर हैं या कंपोज़र हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो आप अपने आर्ट फॉर्म से प्यार करना मतलब कोशिश कीजिए कि आप उससे बहुत ऑनेस्टी से प्यार कर पाएँ, क्योंकि वही आपको उस फील्ड में रखेगा. अदरवाइज़ आप बहुत बेचैन हो जाओगे कि मेरा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, मेरे गाने नहीं पहुंच रहे. और अगर आप लगे रहोगे सच्चे दिल से ना, तो एक दिन वो चीज़ बहुत ईजीली हो जाएगी, मतलब जब आपका टाइम आएगा. तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ऑनेस्टी विद योर वर्क इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. That's amazing.